प्यारे बच्चों, आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग अपने साइंस एकेडमी मिर्ज़ापुर के चैनल पर एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हो रहे हैं। और प्यारे बच्चों, जैसा कि बच्चों की डिमांड थी, लोगों ने कहा कि सर जी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर एक वीडियो बनाइए और उससे रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हम लोगों को बताइए। तो बच्चों, उसी को दृष्टिकोण रखते हुए आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर एक वीडियो बनाया जा रहा है। ये कक्षा 12 के सिलेबस में एक चैप्टर है, केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट भाग 1 का लेसन 9 और कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाल वाले सब्सक्राइब के चैनल पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आल के बटन पर दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अच्छे से पहुंच जाए और आप हर वीडियो का आनंद ले सकें। ठीक है बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों से एक निवेदन और है कि हमारे वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दिया करिए और आगे शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। आज हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्यारे बच्चों, CO को ORDINATION कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्यारे बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसको हिंदी में कहते हैं उप सह संयोजी यौगिक। उपसह संयोजी यौगिक। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक बंध एवं आणविक संरचनाएं। और इस रासायनिक बंध और आणविक संरचनाओं में आपने 3 तरीके के बॉन्ड पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा वैद्युत संयोजी बंध, एक पढ़ा होगा सहसंयोजी बंध और एक तीसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा उपसहसंयोजी बंध। तो बच्चों, जिसमें वैद्युत संयोजी बंध पाए जाते हैं जिन यौगिकों में, उनको कहते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। जिन यौगिकों में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं उनको कहते हैं सहसंयोजी यौगिक, और जिन यौगिकों में उपसहसंयोजी बंध पाए जाते हैं उन यौगिकों को कहते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि उपसहसंयोजी यौगिक किसको कहते हैं तो आप उनको उत्तर दे सकते हैं उपसहसंयोजी बंध युक्त यौगिक। उपसहसंयोजी बंध युक्त यौगिक उपसहसंयोजी यौगिक कहलाता है। कुछ नहीं करना है, बस आपको उपसहसंयोजी बंध याद रखना है और एकदम अपने से आप परिभाषा को डिटरमाइन कर लेंगे कि ऐसे यौगिक जिनमें उपसहसंयोजी बंध पाया जाए उन यौगिकों को उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको और समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पकड़ा K4FeCN का होल 6, FeCN का होल 6। बच्चों, अगर आपके सामने एक किसी कंपाउंड का फार्मूला लिख दिया जाए और अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए क्या ये उपसहसंयोजी यौगिक है, तो आपको सबसे पहले उस फार्मूले में देखना ये है कि यदि उस फार्मूले में ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो पहचान होती है, अगर किसी भी कंपाउंड के फार्मूले में आपको बड़ा ब्रैकेट दिख जाए तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और अगर इस बड़े ब्रैकेट के अंदर कोई छोटा ब्रैकेट दिख जाए
तब तो ये एकदम कन्फर्म ही है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होगा। तो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान के लिए आपको दो चीज याद रखनी है, एक बड़ा ब्रैकेट और एक बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि जिस यौगिक के फार्मूले में आपको बड़ा ब्रैकेट दिखे और बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट दिखे तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा है K4FeCN का होल 6, फिर हमने बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, अब देख रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, एक जो ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है, ये जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है, जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर होता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्यारे बच्चों उपसंयोजी यौगिक के दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और दूसरा जो पार्ट होता है इसको कहते हैं, ठीक है, आयोनिजेशन स्फीयर। आयोनिजेशन स्फीयर। तो कुल मिला जुला करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट हो गए, एक हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक हो गए आयोनिजेशन स्फीयर। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। चाहे आप इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह सकते हैं, चाहे इसको आप कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन होता है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उसी को कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है, और जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं उनको आयोनाइजेशन स्फीयर या उन्हीं को एक नाम और दिया जाता है, नीचे लिख देते हैं, इन्हीं को एक नाम और दिया जाता है, ठीक है, कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन। तो चाहे आप इसको आयोनाइजेशन स्फीयर कहिए, चाहे काउंटर आयन करिए, या इसी को केवल आयन भी कहा जाता है। तो चाहे काउंटर आयन कह दीजिए, चाहे आयन कह दीजिए, चाहे आयोनाइजेशन स्फीयर कह दीजिए, ये तीनों एक ही बात होती है। और ये बड़े वाले ब्रैकेट के जस्ट बाहर की तरफ होता है, ये इधर भी हो सकता है, बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर उस तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आयोनाइजेशन स्फीयर, ये बड़े वाले ब्रैकेट के जस्ट बाहर का पार्ट होता है। इसी आयोनाइजेशन स्फीयर को काउंटर आयन और केवल आयन के नाम से भी पुकारा जाता है, और जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स के नाम से भी पुकारा जाता है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं इनके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन और दूसरा होता है लिगेंड। तो प्यारे बच्चों आप ये देखिए कि बड़े वाले ब्रैकेट के ब्रैकेट में जो होता है इसको कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड्स, LIGANDS, लिगेंड्स। और ब्रैकेट के बाहर जो होते हैं इनको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो आपको इस तरीके से कॉम्प्लेक्स के या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के दो पार्ट मिलेंगे, एक सेंट्रल मेटल एटम या स्फीयर और दूसरा होता है लिगेंड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो लिगेंड के नीचे या संख्या लिखी होती है, जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ है, ये नंबर इस सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। और इसके जो अपना वास्तविक संख्या होता है उस वास्तविक संख्या को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्यारे बच्चों आप देखिए इस बड़े वाले ब्रैकेट में आपको दो चीजें मिली, एक मिला लिगेंड और एक मिला सेंट्रल मेटल एटम और आयन। लिगेंड को हिंदी में कहते हैं सहलग्नी और सेंट्रल मेटल एटम को कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन केंद्रीय धातु आयन। ठीक है, जो सेंट्रल मेटल आयन की अपनी वास्तविक संख्या होगी वो कहलाती है ऑक्सीडेशन नंबर, और जो लिगेंड के आगे संख्या होती है नीचे की तरफ वो संख्या तो नीचे लिगेंड की लिखी जाती है
लेकिन उसको सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में कहते हैं समन्वय संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। यहां लिख देते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन नंबर इसको कहते हैं समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड को कहते हैं सहलग्नी, सेंट्रल मेटल को कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स के या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के दो पार्ट, सेंट्रल मेटल एटम या आयन और दूसरा लिगेंड। प्यारे बच्चों, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि लिगेंड मोनोडेंटेड यानी एक दंती, डाइडेंटेड, द्विदंती, ट्राइडेंटेड, त्रिदंती लिगेंड के कितने प्रकार होते हैं जानना है। अगर प्यारे बच्चों आपसे कोई पूछता है कि लिगेंड किसको कहते हैं, तो बोलिए कि कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसे रेडिकल्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसे रेडिकल जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का काम करते हैं। लिगेंड जो होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में जो काम करते हैं उनको लिगेंड कहा जाता है। और जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर कोई पूछता है केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, तो आप बताइए ऐसा धातु परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही के रूप में काम करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही के रूप में कार्य करता है, उसको केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है तो आयन का नाम दिया जाता है। और लिगेंड किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में कार्य करता है उसको लिगेंड का नाम दिया जाता है। प्यारे बच्चों, आ जाते हैं आयन की तरफ। ये जो आयन है, आयन होते हैं दो तरीके के, एक होता है केटायन, केटायन का मतलब होता है धनायन, और एक होता है एनायन, एनायन का मतलब होता है ऋणायन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस कॉम्प्लेक्स के बाहर का जो पोर्शन होता है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का जो पोर्शन होता है उसी को आयोनाइजेशन स्फीयर, काउंटर आयन, आयन का नाम दिया जाता है। जैसे हम सब जानते हैं कि पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आयोनाइजेशन स्फीयर या जो काउंटर आयन वो क्या है, केटायन। केटायन का मतलब पॉजिटिव आयन, आयन का मतलब नेगेटिव आयन। तो कुल मिलाकर के बच्चों इस कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर के पोर्शन में या तो केटायन मिल सकते हैं या तो एनायन मिल सकते हैं, लेकिन इस स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होता है वो दो चीजें आपको मिलेंगी, एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन और दूसरा मिलेगा लिगेंड। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि आप देखिए CrNH3 का होल 6, उसके बाद है Cl3। तो Cl3, अब यहाँ पे सब जानते हैं कि Cl के ऊपर माइनस होता है, तो माइनस होता है काउंटर आयन है, लेकिन ये क्या है, एनायन है, माइनस वाला एनायन। बाकी ये छोटे वाले ब्रैकेट में लिगेंड आपका है, क्रोमियम सेंट्रल मेटल आयन एटम या आयन है, हो सकता है। जो 6 है ये सेंट्रल मेटल एटम ने क्रोमियम की समन्वय संख्या है, और इसकी जो अपनी संख्या होगी, वास्तविक संख्या, वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्यारे बच्चों ये एक जनरल साइंस की तरफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के छोटे छोटे पार्ट की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, किनसे मिलकर के बनता है। आमतौर पे पहले हमें इसके पार्टीशन के बारे में पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितनी चीजें उपस्थित होती हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को आगे शेयर भी करिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है समझने में तो आप दोबारा कहेंगे तो फिर से वीडियो बना करके आपके सामने भेजा जाएगा। ठीक है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो आपको दोबारा वीडियो भेज दिया जाएगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिगेंड समझेंगे, लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड के साथ साथ हम लोग, ठीक है, ये जो उपसहसंयोजी बंध है, इस उपसहसंयोजी बंध को डेटिव बंध के नाम से भी जाना जाता है, अर्धध्रुवीय बंध के नाम से भी जाना जाता है, सेमी पोलर बंध के नाम से भी जाना। तो इन बंधों की भी चर्चा हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, इस पर कमेंट भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।